सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 4, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दिस इज द फोर्थ चैप्टर एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो। सो वी आर मेनली फोकस ऑन द बेसिक पार्ट। सबसे पहले आपके पास टर्म आएगी कार्बन। ओके, आपको पता है कि आपके पीरियोडिक टेबल में इन द पीरियोडिक टेबल नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से मेजॉरिटी वो सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। ओके, एंड रेस्ट आर द नॉन मेटल्स एंड द मेटलॉइड्स। ठीक है, चैप्टर 3 में आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को प्रॉपरली अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाए हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपने डिस्कस की है, तो वहाँ से क्लियर हो गया होगा कार्बन इज द एलिमेंट विच शोज प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल। यानी हम कह सकते हैं कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है और वो उसके जैसे प्रॉपर्टी ही शो करता है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी एंड its atomic number is 6 and its mass number is 12। यानी इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 6 हैं, प्रोटॉन इसमें 6 हैं, एटॉमिक मास इसका 12 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 माइनस 6 वो भी 6 है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आइसोटॉप्स की बात करें, कार्बन का आइसोटॉप्स 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है। और हमारे नेचर में जो कार्बन 12 की अबंडेंस है दैट इज़ ग्रेटर, और इसी वजह से इसको पीरियोडिक टेबल में कंसिडर किया जाता है। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग अबाउट द कार्बन। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अबंडेंस है, दैट मीन्स कार्बन किस किस फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन की बहुत सारी फॉर्म है। सबसे पहले अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2 प्रेजेंट होता है। आपको पता है प्लांट्स यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ क्या करते हैं, वो ग्लूकोज बनाने के लिए करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस है वो भी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है। जैसे अगर कार्बन और हाइड्रोजन के आपको कंपाउंड देखने को मिले, इनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स की जो स्टडी है ना, वो बाकी 117 एलिमेंट से ज़्यादा है। यानी एक तरीके से अगर हम 117 एलिमेंट जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में गए उनके बारे में पढ़े और उसके अलावा कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़े, तो ये क्या है, मेजॉरिटी में रहेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्बन की स्टडी कितनी ब्रॉड है। और कार्बन की स्टडी को बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ब्रॉड है। इसके अलावा डिफरेंट ओर्स भी हैं, जैसे कि कैल्शियम का ओर आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, यहाँ भी कार्बन है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये मैग्नीशियम का ओर है, यहाँ पे भी आपको कार्बन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स, जो भी व्हीकल्स हैं उनमें जो फ्यूल्स डलते हैं वो भी तो आपके कार्बन से ही बने हैं। जैसे कि अगर हम कोल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, CNG की बात करें, LPG की बात करें, ये सारे के सारे कार्बन से ही बने हैं। इसके अलावा मेडिसिन्स में आपको कार्बन देखने को मिलेगा। इसके अलावा फूड में आपके पास डिफरेंट न्यूट्रिएंट, जैसे कि फैट बोलो, कार्बोहाइड्रेट बोलो, प्रोटीन बोलो, विटामिन्स बोलो, उन सभी में क्या है, कार्बन ही है। इसके अलावा डेली यूजेस में, जैसे कि अगर हम बात करें पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपके पास पाइप्स होती हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के जो प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपके पास बेकलाइट, मेलामाइन, इनके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो आपके पास वूल, सिल्क, जो ये फाइबर हैं जिनके फैब्रिक बनाए जाते हैं, इनके अंदर भी कार्बन है।
यानी अगर हम बात करें लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही मटेरियल्स में आपको कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा मिलेगी, परसेंटेज ऑफ कार्बन इट इज़ ग्रेटर। और इसी वजह से हमने कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि कार्बन की स्टडी बहुत ही ब्रॉड है। बेसिक इन्फॉर्मेशन होने के बाद अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन बिहेवियर पर। देखिए, कार्बन पे आपको पता है 6 इसके इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है और 12 इसका मास है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आपके पास क्या आता है, 6 इलेक्ट्रॉन को हम KLMn शेल में फिल करेंगे, ठीक है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल में 2 आ सकते हैं, इसके बाद 4 बचे, 4L शेल में आ जाएंगे और यही इसकी वैलेंस शेल है। जो लास्ट शेल होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की उसको वैलेंस शेल बोले जाते हैं। और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कितने मिले, 4 इलेक्ट्रॉन्स मिले। अब 4 ही इसकी वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर जानने वाली बात क्या है कि अगर वैलेंसी, ठीक है, 1 2 या 3 ये कब होती है, आप देखो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 आ जाए तो वैलेंसी भी 1 2 या 3 रहती है। इसका क्या मतलब होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है ये डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। लास्ट शेल में अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स वो डोनेट कर देगा उन इलेक्ट्रॉन को जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसको। अगर वैलेंस शेल में 5 6 एंड 7 है, अब इसको 8 करने के लिए, नोबल गैस अचीव करने के लिए क्या चाहिए, 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए और इसको 1 चाहिए। तो ये इनकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 0। लेकिन 4 देखें, वैलेंसी तो यहाँ पर 4 हो जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट आएगा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का, ठीक है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्या शो करती है, कि क्यों उसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़े, क्यों वो डोनेट या फिर गेन नहीं कर सकता। हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके समझते हैं कि वाई कार्बन 4+ एंड C4-, यानी ये कैटायन कार्बन का और ये एनायन कार्बन का क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता या क्यों वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, क्यों वो शेयर करता है। तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, कोई भी एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये कैटायन बन जाता है। अब ये किस वजह से हुआ, आप देखिए, सपोज कार्बन आपके पास एलिमेंट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए आपको चाहिए होती है एनर्जी, जिसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एनर्जी को बोला जाता है एंथैल्पी, ठीक है। दोनों ही सेम वर्ड है, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। सबसे पहले ये बात क्लियर रखो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए यही आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास एनर्जी चाहिए होगी, वो हो जाएगी I(E1), ठीक है। अब यहाँ पर न्यूट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, प्रोटॉन भी कितने हैं, 6, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल देते हैं, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए 5, प्रोटॉन हो गए 6, ठीक है। प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन हमने नहीं निकाला, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इससे क्या हुआ, इस केमिकल स्पीशीज़ पे यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हैं, और कितने ज़्यादा हैं, 1 यूनिट। तो जितने प्रोटॉन ज़्यादा, ठीक है, उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज, 1 प्रोटॉन ज़्यादा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है तो वो कार्बोकैटायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है, इट इज़ हाई। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो इस पर C2+ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया हमने, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड हो जाएगी जो कि फर्स्ट से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, 3+, एक और निकाल दें तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, 4+। यानी हम कह सकते हैं अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उस पर क्या आ जाएगा, 4+ चार्ज, तो ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, ये आपके पास कैटायन बन गया। अब आप देखिए, आप कह रहे हैं हर बार जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इसका रीज़न क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की निकलने के बाद जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ती जाती है। जो जितने इलेक्ट्रॉन आप निकालते रहोगे उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। इस वजह से आपकी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है अगर बाद वाले इलेक्ट्रॉन निकालोगे। जितना न्यूक्लियस के पास वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, इस वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 से जब आप 2, 3, 4 तक जाओगे तो ये लार्ज अमाउंट में हो जाती है, और इतनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है कि आप 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो यहाँ से हमारे पास क्या रीज़न आ गया, टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन, large amount of ionization energy is required, which is not available। ठीक है, and that's why C4+ is impossible। इतनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी हम प्रोवाइड कर ही नहीं सकते कि उसका चौथा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दें, तो C4+ पॉसिबल ही नहीं है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखते हैं, सपोज कार्बन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही 6 हैं। ठीक है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन तो इसके पास 6 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया दैट मीन्स 7, और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ गया कितना, 1 यूनिट, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये क्या बन गया, एनायन बन गया। ठीक है, ऐसे करते करते जब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, तो इस पे क्या चार्ज आ जाना चाहिए, C4-। इस सिचुएशन में प्रोटॉन यहाँ पर कितने हैं, 6 ही हैं। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, देखो 6 इसके पास ऑलरेडी थे, 4 इसने ले लिए, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब छोटा सा तो ये एटम है, ठीक है, इसके पास अपने 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए। सबसे पहली चीज़, एक तो इसका साइज इतना छोटा है, इट कांट अकोमोडेट। ठीक है भाई, आपके पास 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकते, दे कांट अकोमोडेट। एक तो साइज़ बहुत छोटा है, दूसरी जितने इलेक्ट्रॉन इस छोटे से साइज़ में बढ़ते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ पे रिपल्शन बढ़ जाएगी वो अनस्टेबिलिटी को फॉलो अप करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन सपोज ये ले भी ले, साइज छोटा है, अकोमोडेट नहीं कर सकता, सपोज अकोमोडेट भी कर लिए तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा वहाँ पर एटम। तो इस वजह से हम कह सकते हैं दैट C4- इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल
not possible because of electron repulsion and 6 protons can't accommodate या संभाल नहीं सकते 10 इलेक्ट्रॉन्स को in very small size of atom। तो यहाँ से देखो क्या प्रॉब्लम आ गई है। अब कार्बन ना ही गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को वो गेन नहीं करेगा, ना ही वो लूज करेगा, ये भी सिचुएशन ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी वो नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल कंडीशन क्या आ जाती है कि कार्बन शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, शेयरिंग करेगा। और शेयरिंग किससे करेगा? कार्बन कार्बन से भी कर सकता है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से भी कर सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी कर सकता है, कार्बन सल्फर के साथ भी कर सकता है, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी कर सकता है। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, क्योंकि डोनेशन और गेनिंग पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे ताकि काम चल जाए, और जब उनको नीड होगी अपने वापस भी ले लेंगे। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आता है। अब देखिए सिर्फ कार्बन ही शेयर नहीं करता, आपका जो सबसे छोटा एलिमेंट है हाइड्रोजन, वो भी शेयर करता है। हाइड्रोजन की अगर सिचुएशन देखें, इसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पास कुछ बचेगा नहीं, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो सबसे छोटा है, वो सिचुएशन भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। हाइड्रोजन जिसका एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये वैलेंस शेल है इसकी। और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, जब हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू हम दिखाते हैं कि किस तरह से जो केमिकल स्पीशीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करती है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने एक शो कर दिया। अब इसके बाद जब दूसरा हाइड्रोजन आएगा वो भी ऐसे ही शो करेगा। तो ये क्या करते हैं, ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, जिनसे इनका ड्यूप्लेट बन जाता है और ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। अब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, जब ये पास आएंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आई है, ठीक है। और इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ईच हाइड्रोजन शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इस वजह से इनके बीच में क्या आया, सिंगल बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इसी वजह से आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पॉसिबल है। इसी तरह से और देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसके पास है 2 6, ये इसके वैलेंस शेल, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अब इसको फुल करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो एक और ऑक्सीजन आ जाए इसके पास, तो ये क्या कर सकता है, ये वाला इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट। ये वाला एटम इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। यानी इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दैट मीन्स इनके बीच में क्या आ जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड। ये क्या है, डबल बॉन्ड, जो कि सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में,
और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। देखो 5 मैंने शो कर दिए, वैलेंस शेल में 5 कर दिए। ऐसे ही एक और नाइट्रोजन आएगा जिसके पास 5 है। अब इसको कमी है 3 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 3 शेयर कर लेगा ऐसे, ये वाला भी इस तरह से शेयर कर लेगा। जब कोई भी केमिकल स्पीशीज 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, दैट मीन्स उनके बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इनको तोड़ने में और ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड सबसे वीक होता है, डबल बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, और ट्रिपल बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे पास N2 मॉलिक्यूल बन गया और ये O2 मॉलिक्यूल बन गया। ये तो थी होमो एटॉमिक शेयरिंग। ठीक है, सेम एटम। आपके पास डिफरेंट एटम्स भी शेयर करते हैं, जैसे H2O मॉलिक्यूल कैसे फॉर्मेशन होता है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, आपने बताया 2 4 6। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये आया, तो यहाँ से इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया और इसके ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा ऐसे स्ट्रक्चर बन रही है, लेकिन इसके पास क्या होता है, यहाँ पर ये लोन पेयर्स है ना, इसकी वजह से देखो लोन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है ये भी बता देता हूँ। ये देखो ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ ही बीच में एक पेयर ऐसा है जो कि बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा है, तो ये क्या है, बॉन्ड पेयर। लेकिन कुछ पेयर ऐसे भी हैं, जैसे कि ये है, ये बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं कर रहे, इनको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, अब इसके केस में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं इस तरह से। ठीक है, और इसके ये 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे फुलफिल हो गए। अभी इन दोनों के बीच में आपस में रिपल्शन होते हैं, इस वजह से इनकी बेंट शेप बनती है। ठीक है, यहाँ पर इसके लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होते हैं, इस वजह से शेयरिंग तो की है इन्होंने, लेकिन इसकी वजह से, इन लोन पेयर की वजह से ये थोड़ी सी शेप बेंट भी हो गई है। इसी तरह हम और भी बता सकते हैं, जैसे CH4, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 है। ठीक है, एक कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 की कमी है इसके पास। ठीक है, तो आपके पास क्या होएगा, अगर एक हाइड्रोजन आता है तो इसके पास 5 हो गए, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई। एक और हाइड्रोजन आ जाए, एक और हाइड्रोजन आ जाए, एक और हाइड्रोजन आ जाए, चारों अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे कार्बन के देखो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। यहाँ पे इसके बाद डुप्लेट कंप्लीट होता है, तो ये देखो डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया। सभी ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, दैट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड। और इसी वजह से आपका CH4 जो कि मीथेन मॉलिक्यूल है, ये पॉसिबल हो पाया। और ये किससे बना है, ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग से। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है इसमें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। तो इस तरह की जो हम ये शेप बना रहे हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, जो कि आपको 0.5 या फिर 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ या फिर डिफरेंट कंपाउंड्स के या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए है मेरे पास एज ए होमवर्क, आपको NH3 का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, और हो सकता है तो आप वो क्लिक करके मेरे पास ईमेल कर देंगे, या फिर आप उसकी शॉर्ट वीडियो बना के मेरे पास भेज सकते हैं, और आई विल ट्राई टू अपलोड ऑन दिस चैनल। ठीक है, जिसने बिल्कुल सही बताया होगा उसकी वीडियो अपलोड करेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो आपके पास है अमोनिया, जिसका फॉर्मूला है NH3, आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखानी है। ठीक है,
सो आई होप आपको ये सब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बाद हम एलोट्रॉप्स और जो इसकी फर्दर केमिकल प्रॉपर्टी वाली कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो भी बनाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, इसकी कंप्लीट लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो आएगी। सबसे पहले हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं, उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि क्यों कार्बन कैटायन या फिर एनायन पॉसिबल नहीं है, डोनेशन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद टेट्रावेलेंसी और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बताते हुए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस किया। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।